दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए लगातार वीडियो लेके आ रहे हैं यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इस वक्त राजस्थान का भी फॉर्म आ चुका है। और इंडिया में अगर आप अन्य किसी भी स्टेट पीसीएस का तैयारी करते हैं तो उसके विषय में आप ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और लगातार इम्पोर्टेंट है। यार मुझे हंसी क्यों आ गया, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता रहा हूँ कि जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ और जब मैंने आपसे कहा कि अनस्टेट पीसीएस, तो मुझे हंसी इसलिए आई कि पटना के बहुत बड़े फेमस टीचर हैं, नाम लेना अच्छा नहीं रहेगा, वो बहुत कम पैसे में यूपीएससी स्टेट पीसीएस का तैयारी करवाता है। तो मेरे ही एक स्टूडेंट थे, मेरे पास बैठे हुए थे, बोला कि सर इनको एक कमेंट करते हैं इसके वीडियो पे। तो मैं ठीक है, आप आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक, आप कमेंट कर सकते हैं। उन्होंने उसको कमेंट किया कि सर अंडमान निकोबार पीसीएस का बैच कब स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ देर के बाद उनको रिप्लाई आता है कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और जब बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यार हम दोनों को इतना हंसी आया, जिस टीचर को ये नहीं पता है कि अंडमान निकोबार पीसीएस यार नहीं होता है, वो यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करवाने का दावा करता है यार। और पटना का बहुत प्रसिद्ध टीचर है। ठीक है, आप कहेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट का भी आपको भेज भी दूंगा, किसी को दिक्कत अंडमान निकोबार पीसीएस के बारे में जो उनका रिप्लाई आया था कि आप जुड़ जाइए। इसीलिए मुझे हंसी आ गई थी। आप कहते क्यों हंस रहे हैं? तो देखिए, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्य परिषद, ये निरंतर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम अभी आपको इसलिए ये पढ़ा रहे हैं। इस बार अगर 68 बीपीएससी का आप मेंस दिए होंगे तो आप देखे होंगे कि क्षेत्रीय परिषद से 68 बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, जबकि क्षेत्रीय परिषद से बीपीएससी का ऐसा कभी इतिहास नहीं रहा था क्वेश्चन पूछने का। लेकिन 68 बीपीएससी ने यह अनस्टेट पीसीएस के धीरे धीरे अपने सिलेबस को काफी एक्सपेंड कर रहा है। तो अंतरराज्य परिषद निरंतर इंपोर्टेंट होते जा रहा है यूपीएससी मेंस के लिए, उत्तर प्रदेश मेंस के लिए और जो 69 मेंस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो उसी पर हम बता रहे हैं कि किस तरीका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये क्या है। आप जानते हैं कि आर्टिकल 263 में अंतरराज्य परिषद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आप अगर इसकी भूमिका लिखेंगे, इसके विषय में आप बताते हैं, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन अंतरराज्य परिषद से संबंधित आपसे पूछा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप भूमिका लिखेंगे और भूमिका में आप क्या बताएंगे कि अंतरराज्य परिषद का प्रावधान भारत के मूल संविधान के आर्टिकल 263 के अंतर्गत किया गया है। आप ये लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भूमिका। ये अगर आप इसमें भाग का जिक्र कर सकते हैं तो बेशक निश्चित आप भाग का जिक्र कर सकते हैं कि अंतरराज्य परिषद का प्रावधान भारत के मूल संविधान में भाग 11 के अंतर्गत, केंद्र राज्य संबंध वाले में भाग 11 के अंतर्गत आर्टिकल 263 में किया गया है। ये आपका भूमिका हो गया। अंतरराज्य परिषद से कोई भी सवाल पूछे, इससे शानदार भूमिका नहीं हो सकता। ठीक, कि भारत के मूल संविधान में ये हो गया आपका भूमिका। अब देखिए इसके साथ क्या है कि इसके बारे में आप जानते हैं कि इसके कुछ लोग मेंबर होते हैं और इसकी स्थापना तो संविधान के आर्टिकल 263 में इसका प्रावधान किया गया है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है कि इसकी स्थापना कब होगी, कैसे होगी। तो राष्ट्रपति जी के पास ये अधिकार है कि राष्ट्रपति जी जब चाहे तब अंतरराज्य परिषद का स्थापना कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति जी के पास ये अधिकार है कि वो अंतरराज्य परिषद की स्थापना कर सकते हैं। अब देखिए अंतरराज्य परिषद, आप समझ, राष्ट्रपति, इसका काम क्या होता है? अंतरराज्य परिषद का काम क्या होता है? तो यदि हम काम की बात करें, इसके वर्क की, तो जब दो राज्यों के बीच किसी तरह का कोई विवाद हो, केंद्र और राज्यों के बीच किसी तरह का विवाद हो, ठीक है, सिंपल, अगर दो राज्यों के बीच कोई झगड़ा होता है, किसी तरह का विवाद होता है, किसी तरह का मतभेद होता है, हम क्या करते हैं कि आप आर्टिकल 131 के तहत संज्ञान न्यायालय जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। या केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई विवाद होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, चूंकि बात क्या है, हमारा सुप्रीम कोर्ट ही संज्ञान न्यायालय, तो संवैधानिक भाषा होगा संज्ञान न्यायालय। अगर आप इंटरव्यू में बोलेंगे और मेंस में अगर इस पे लिखेंगे तो आप संज्ञान न्यायालय शब्द का यूज करेंगे। दैट मींस एग्जामिनर समझता है किससे कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफी अच्छी है। इस सर्वोच्च न्यायालय में आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव आपका एटीट्यूड को दिखाएगा। तो दो राज्यों के बीच या केंद्र और राज्यों के बीच जब किसी तरह का आपसी मतभेद होता है तो अंतरराज्यीय परिषद वहां की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे भूमिका निभाता है
क्योंकि इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आप जानते हैं। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के जहां पे विधानसभा है उसके मुख्यमंत्री, और जहां पे विधानसभा नहीं है वहां पे अगर उपराज्यपाल हो या प्रशासक हो तो वे सभी इसके मंत्री, इसके मेंबर होते हैं। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा नॉमिनेटेड 6 केंद्रीय मंत्री होते हैं, तो ये इसके मेंबर होते हैं। तो प्रधानमंत्री जिसके अध्यक्ष हो गए, सभी राज्य के मुख्यमंत्री इसके मेंबर हो गए, और यूनियन टेरिटरी, जिस यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है उसके मुख्यमंत्री, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी। और दूसरा जहां पे मुख्यमंत्री नहीं है, प्रशासक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो जैसे जम्मू कश्मीर अभी मुख्यमंत्री नहीं है, विधानसभा पर मुख्यमंत्री नहीं है, तो क्या वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो ये सभी इसके मेंबर होते हैं, और प्रधानमंत्री जी के द्वारा केंद्रीय कैबिनेट की 6 मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं। अब देखिए, अगर मामला फंसे किसी के बीच है, केंद्र और राज्य के बीच, तो जब मुख्यमंत्री राज्य का मालिक है, ऐसे कहेंगे सब राज्यपाल, तो राज्यपाल संवैधानिक है ना, लेकिन कार्यकारी मालिक तो मुख्यमंत्री है, और देश में प्रधानमंत्री जी है। जब प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी एक मंच पे आ जाए तो कोई भी मामला अगर उसे सॉल्व तो किया ही जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि अंतर्राज्यीय परिषद जो है, दो स्टेट के बीच के झगड़ा को कैसे सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुलझाता है। ये हो गया हमारा, ये काम क्या करता है बता दीजिए। 2 स्टेट, जैसे आप देखिए नदी जल विवाद है, कई स्टेट्स के बीच नदी जल विवाद है, सीमा विवाद है, जैसे आप देखिए कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच क्या है, सीमा विवाद है। तो इंटर स्टेट काउंसिल के द्वारा इसे बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है। अक्सर आप देखे होंगे कि राज्य सरकार ये आरोप लगाता है कि केंद्र सरकार हमारा इस डिपार्टमेंट का पैसा, जीएसटी का बकाया, मनरेगा का पैसा नहीं दे रहा है। तो आप क्या करते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल में आप जाकर अपनी बात रखिए। तो ये है हमारा इंटर स्टेट काउंसिल का पॉजिटिव वर्क्स। ये बता दें हम आपको, इसके मेंबर कौन होते हैं और इसका काम क्या है। ये 2 हो गए। अगर आपको सकारात्मक क्वेश्चन पूछ लिया कि अंतर्राज्यीय परिषद से आप क्या समझते हैं, इसकी संरचना एवं कार्यशैली का विश्लेषण करें या विवरण दें, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन और ये हो गया इसका आंसर। लेकिन अब सवाल आता है कि इसके साथ क्षेत्रीय परिषद वाला जो सवाल पूछा था, उसमें सवाल में ये लगा दिया था कि आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। जब आपसे आलोचनात्मक समीक्षा कराया जाएगा तो फिर आप फंस जाएंगे। तो अब देखिए आलोचनात्मक समीक्षा आप कैसे करते हैं। तो जब से देश आजाद हुआ है 1947 से, आप जानते हैं देश आजाद हुआ है, लेकिन हमारा संविधान लागू हुआ था ऐसे 24 नवंबर 1949 में लागू हो गया था काफी चीजें। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था, आप जानते हैं। इसके बाद देश में चुनाव होता है और हमारे राष्ट्रीय सरकार बनती है। लेकिन इस समय इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना नहीं होता है, क्योंकि आर्टिकल 263 आपसे यह कहता है कि राष्ट्रपति को जब ऐसा प्रतीत हो, 263, हाँ, जब राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो तो वो विवादों के निपटान हेतु अंतरराष्ट्रीय काउंसिल का स्थापना कर सकता है। ठीक, तो ये देखिए, ये क्या है ना कि स्टार्टिंग में तो कांग्रेस की सरकार थी। जब देश आजाद हुआ 1951, 60, तो लगभग स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो केंद्र और राज्य के बीच किसी तरह का विवाद होता नहीं था, जो भी होता था वो पार्टी के स्तर पर सॉल्व हो जाता था। ये इतनी बात। लेकिन जब धीरे धीरे अन्य क्षेत्रीय पार्टियां या विपक्षी पार्टियां जब राज्य में मजबूत होने लगी, तो फिर केंद्र और राज्य में अलग अलग विचारधारा की सरकार आने लगी, तो परिस्थितियां थोड़ी जटिल हो गई। ठीक है, विवाद थोड़ा बढ़ गया। तो आपको पता होगा कि 1983 में, आप प्रीलिम्स के लिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, सरकारिया आयोग, ठीक है, सरकारिया आयोग 1983 में बनाया गया था केंद्र राज्य संबंध को लेकर, केंद्र राज्य संबंध को पुनर्परिभाषित करने के लिए, इसके मध्य उत्पन्न विवाद को समाधान हेतु, सुलझाने हेतु सरकारिया आयोग 1983 में बनाया गया था। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में कई बार पूछ चुका है और ये 1987 में अपना रिपोर्ट दिया था। ठीक है, तो इसी रिपोर्ट के आधार पर पहली बार इंटर स्टेट काउंसिल का जो गठन हुआ
तो देखिए एक बार अगर गठन हो गया तो बार बार राष्ट्रपति इसका गठन नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही इसके अध्यक्ष होते। सब नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर अगर हट गए तो फिर इसकी अध्यक्षता फिर से नया बनाना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक, तो सरकारी आयोग 1983-1987, तो जब बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, बीपी सिंह, तो उन्होंने 1990 में राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि इंटर स्टेट काउंसिल का स्थापना किया जाए। तो 1990 में पहली बार बीपी सिंह की अध्यक्षता में, चूंकि प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं, तो बीपी सिंह की अध्यक्षता में इंटर स्टेट काउंसिल का स्थापना किया गया। आप इसे ध्यान रखिए, इंटर स्टेट काउंसिल 1990 में पहली बार बना। तो ये हो गया कब बना, हमने क्या बताया, वो सिलसिले बार बता दिया कि ये क्या है, इसका काम क्या है, इसकी संरचना क्या है, और पहली बार ये कब बनी थी। अब एक पॉइंट आपको आलोचना का मिल गया कि आजादी हमें 47 में मिली, और आज स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित सरकार, क्योंकि आप निर्वाचित देखिए 51 में चुनाव हुआ था, तो निर्वाचित सरकार 51 में बन गई। लेकिन इसके तदोपरांत, इसके पश्चात भी इंटर स्टेट काउंसिल को बनने में देख लीजिए कितने दिन लगे, लगभग 40 साल। तो 40 साल बाद इंटर स्टेट काउंसिल का स्थापना होता है। इसके बाद इसका जो नियम है, एक प्रावधान है, परंपरा है कि साल में कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए। 3 बैठकें साल में होनी चाहिए थी इंटर स्टेट काउंसिल की, तभी भारत सरकार और जो राज्य सरकार की मध्य उसका विवाद सुलझेगा किसी तरह का। लगातार साल में 3 बैठकें। लेकिन अभी तक 1990 के बाद से आज अगर हम देखें 2023 में हम खड़े हैं, तो लगभग होता है हमारा 33 साल। 10 साल पहले 23 साल, 33 साल। 33 साल में जहाँ पे 33 साल होता है और एक साल में 3 बैठकें, तो 33 साल में होना चाहिए था 99 बैठकें होना चाहिए था। लेकिन अभी तक मात्र 11 बैठक हुआ है। अभी तक मात्र 11 बैठकें हुआ है। ये आपका क्या हो गया, आलोचना का दूसरा पॉइंट कि लगातार बैठक नहीं हो रहा है। तो अभी तक में मात्र 11 बैठक हुआ है। तो ये इसी कहा जाता है ना, अगर इस तरह का पॉइंट्स आपको पता हो, थोड़ा बहुत डाटा अगर पता हो, तो आप बहुत शानदार और प्रभावशाली आंसर लिख पाएंगे। तो ये मैंने आपको दूसरा पॉइंट बता दिया। तीसरा पॉइंट, 2016 जो इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक हुई थी, अंतिम बैठक मोदी जी 2016 में लिए थे। ठीक है, 2016 के बाद इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक नहीं हुई। तो 2016 से अगर आप देखें तो लगभग 7 साल से इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक नहीं हुई। इसीलिए आप देखिए कि केंद्र और राज्य स्तर की जो विवाद है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप दिल्ली और केंद्र सरकार देख लीजिए, पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार देख लीजिए, तमिलनाडु केंद्र सरकार देख लीजिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री माननीय स्टालिन जी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा था कुछ दिन पहले कि इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक कराइए आप, इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक होनी चाहिए। लेकिन इंटर स्टेट काउंसिल का बैठक देख लिया 2016 से नहीं हो रहा। तो ये क्या होगी, तीसरा आलोचना होगी। इसका चौथा आलोचना है, इंटर स्टेट काउंसिल जो है, जो भी निर्णय लेता है, ठीक है ना, वो सलाहकारी प्रवृत्ति का होता है, सलाहकारी होता है, ये बाइंडिंग नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ फैसले आम सहमति से हो भी जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं उसे राज्य सरकार मान ले या केंद्र सरकार मान ले। लेकिन जब आम सहमति से फैसला होता है तो उनके ऊपर एक नैतिक दबाव होता है फैसला को मानने का, और फैसला मानते भी हैं। एक्चुअली 11 बैठकें हुई हैं, कुछ ना कुछ तो फैसला हुआ उस सब में, और राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने माना उस फैसला को। तो ये हो गया आपका चौथा आलोचना कि ये एक सलाहकारी प्रवृत्ति है। ये इसका गुण क्या, जब इसका आप ऊपर में विश्लेषण लेते कि कार्यशैली क्या है, तो वहां पर इसका जिक्र करते कि ये सलाहकारी प्रकृति का है, यानी परामर्शदात्री प्रकृति का है। और जब आप आलोचना करेंगे, आलोचना में इस पॉइंट में थोड़ा सा भाषा का अंतर होगा कि ये सलाहकारी प्रवृत्ति का है। अगर इसके अंदर किसी भी तरह का फैसला हो भी जाता है तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, तो संभावना ये बनी रहती है कि शायद समस्या न सुलझे। तो ये हो गया इसके आलोचना का पॉइंट। और इसके बाद क्या होगा, देखिए अभी के डेट में क्या हुआ कि निरंतर अगर इसके लिए एक समिति भी बनाया गया था, इसके लिए एक समिति है, वो समिति के बारे में थोड़ा पढ़ लें, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं। होता है कि किसी भी चीज को निरंतर कार्य से उसके बैठक के लिए, जैसे हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी होता है उसी तरीके से समितियां होती है, तो बैठक लगातार करते रहे, जिस विषय में बैठक हो उसके विषय में
कार्य प्रणाली को तैयार करते रहे, किस विषय में बात होना है, तो वो समिति इसका काम देखता है। अगर पीटी में कहा जाए इसके लिए एक समिति है, तो ये बात निश्चित है कि इसके लिए एक समिति है जिसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री हो। ठीक है, तो देखिए ये आप हो गया हमारा। अब इसके अगर देखिए दूसरा क्या है, जो अब आप निष्कर्ष टाइप लिखेंगे, केंद्र और राज्य की अगर लगातार बैठक होते रहे तो क्या होगा, कुछ हमारी विकासात्मक गतिविधियां तीव्र होंगी। केंद्र अपने जो उसके इंटेलेक्चुअल्स हैं, केंद्र के जो अपने टेक्नीशियन हैं, केंद्र की जो अपनी प्रतियोगिता, राज्यों की जो अपनी प्रतियोगिता है या प्रतिभा है, या उनके पास जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो केंद्र को दे सकते हैं, और केंद्र के पास जो अपने टेक्नोक्रेट्स हैं वो राज्य को दे सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल, अगर बिहार आप लिख रहे हो मेंस, बिहार में सबसे पहले जल जीवन मिशन लागू किया गया था, जो नीतीश जी का प्रोग्राम है 7 निश्चय, और केंद्र सरकार ने उसी जल जीवन मिशन को कॉपी किया था केंद्र में। तो क्या होता है ना, तो नॉलेज शेयरिंग होता है, इसको कहते हैं नॉलेज शेयरिंग। केंद्र और राज्य स्तर के अधिकारी अगर लगातार मिल रहे हैं तो नॉलेज शेयरिंग होता है, टेक्नोलॉजी शेयर होता है, जैसे अपराध की बहुत सारी घटनाएं होती है उस पर डाटा शेयर होता है। लेकिन अभी आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पश्चिम बंगाल का। प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल के दौरे पे, और वहाँ ममता दीदी के जो सेक्रेटरी थे, प्रधानमंत्री जी के साथ तो बहुत कम देर बैठे थे, जितना देर ममता दीदी वहाँ पे रही थी उतना ही देर वो रुके थे। ठीक, अब वो सही था गलत था वो अलग मैटर, लेकिन जब प्रधानमंत्री दिल्ली आए तो उन्होंने उन्हें यहाँ से डीओपीटी मंत्रालय से नोटिस जारी कर दिया कि आप 1-2 दिन में, मतलब उस दिन मंडे का दिन होता तो मंडे तक आप दिल्ली मुझे रिपोर्ट कीजिए। लेकिन वो नहीं आए। वो फिर क्या हुआ आप पढ़ लीजिएगा, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ नहीं, यहाँ पे देखिए कि अगर प्रधानमंत्री जी कहीं गए किसी स्टेट में तो निश्चित वो कुछ अधिकारी को लेके जाएंगे, और वहाँ के अधिकारी के साथ उन अधिकारियों की अगर बैठक होगी, बातचीत होगी, वार्तालाप होगी, तो क्या होगा, समस्याओं का समाधान निकलेगा, नॉलेज शेयरिंग होगा। लेकिन अधिकारी जब इंटर स्टेट काउंसिल का बैठक नहीं होता है तो फिर अधिकारी भी तो बहुत कम मिलते हैं ना, और जिस स्टेट में आप पोस्टिंग होती है, जिस अधिकारी का जिस स्टेट में पोस्टिंग होता है, उन्हें उस पार्टी के जिस पार्टी को वहाँ पे सरकार होती है उसके विचारधारा के अनुसार काम करना पड़ता है। तब आलोचना का स्तर पे ये सारे 5वां पॉइंट हम आप ये बता दिए कि आप लिखेंगे कि अधिकारियों की नॉलेज शेयरिंग, टेक्नोलॉजी का शेयरिंग। ठीक है, ये अब आप निष्कर्ष, तो निष्कर्ष क्या लिखेंगे, अब हम आपको निष्कर्ष वाले पॉइंट पे बता रहे हैं निष्कर्ष क्या लिखना है। देखिए हमारा जो डेमोक्रेसी, हमारा जो भारतीय लोकतंत्र है, जो भारतीय संघवाद है, ये एक प्रगतिशील संघवाद है, और हमारे संविधान में लिखा गया है कि अविभाजित संघ का विभाजित राज्य, मतलब संघ हमारा अविभाजित है लेकिन राज्य विभाजित हो सकता है, ये लिखा गया। तो एक प्रगतिशील डेमोक्रेसी के लिए आप ऐसे लिखेंगे, एक प्रगतिशील लोकतंत्र के लिए अंतरराज्यीय परिषद एक महत्वपूर्ण बहुराष्ट्रीय बहुपक्षीय मंच है, जो विभिन्न पक्षों को भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने हेतु एक मंच पे लाके समायोजित करता है, और इसके सुझाव को लागू करने से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा, और भारतीय संविधान निर्माताओं का लोकतंत्र के प्रति जो संकल्पना था और हमारे परिसंघीय संघवाद की जो संकल्पना थी वो और अधिक सुदृढ़, प्रबल और मजबूत होगी, और वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की तरह ही हम एक संघवाद का बहुत बेहतर और सुंदर एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, उदाहरण को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप हमेशा मीटिंग हो चाहे नहीं हो, निष्कर्ष आपका पॉजिटिव मोड पे होना चाहिए। ठीक है, निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव मोड पे होना चाहिए था। तो ये था हमारा लोकतंत्र के पक्ष में आप लिखेंगे, ये हमारा इंटर स्टेट काउंसिल था, और आप जानते हैं कि मैं ग्लोबल से बोल रहा हूँ। इसी तरह से क्वेश्चन कैसे इसमें पूछा जाएगा, मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि एक तो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बताया था। दूसरा क्वेश्चन कि हाल के दिनों में अंतरराज्यीय परिषद की भूमिकाओं में निरंतर कमी देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन हो गया, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इसके सुधार हेतु अपना सुझाव दें। दूसरा क्वेश्चन, अंतरराज्यीय क्षेत्र परिषद की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, या इनके केंद्रीय आलोचनात्मक अंतरराज्यीय परिषद की सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में इसकी क्या भूमिका है, इसका विश्लेषण कीजिए। कुछ भी क्वेश्चन इस तरह का आपसे सेट करके पूछा जा सकता है। तो स्टेट पीसीएस, यूपीएससी मेंस की बहुत बेहतरीन तैयारी यहाँ पे कराया जाता है। पीटीपी और मेंस की आंसर राइटिंग, कंटेंट, और यदि आपका हैंडराइटिंग खराब हो, इंग्लिश में भी हो या हिंदी में, किसी में भी आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। बहुत कम फीस में और बहुत सुंदर एट्रैक्टिव हैंडराइटिंग एवं कंटेंट पे काम कराया जाता है।
ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ना अच्छा लगे हो तो आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, आपको जो अच्छा लगे आपको कर सकते हैं। धन्यवाद।